सो रेस्पिरेशन का जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज ग्लाइकोलिसिस। एंड आई टोल्ड यू गाइस कि आपको सारे स्टेप्स की अगर क्रोनोलॉजी याद करनी है सो आप याद कर सकते हो बाय ग्लूकोज loves killing oxygen. So glucose is glycolysis. Loves is basically link reaction. Killing is your Krebs cycle. And oxygen stands for oxidative phosphorylation. So this is a mnemonic to remember the sequence of the processes of respiration. Glycolysis. Now, glycolysis takes place in the cytoplasm of the cell. This is the only reaction which takes place outside of mitochondria. ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस कर रहा होता है. Literally it means splitting of sugars. Lysis का मतलब बायोलॉजी में होता है splitting, break apart. ग्लाइको हमारे पास sugars के लिए stand करता है. ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास splitting of sugar हो रही होती है. इट्स एन ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस. तो जब हम बात कर रहे होते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, so anaerobic respiration is simply the process of glycolysis taking place. Anaerobic respiration में हमारे पास बाकी तीन प्रोसेसेस नहीं होते, हमारे पास ग्लाइकोलिसिस ही हो रहा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में. ना, ग्लाइकोलिसिस के तीन स्टेप्स होते हैं, तीन स्टेजेस होती हैं: फॉस्फोराइलेशन, लिसिस एंड डिहाइड्रोजनेशन. वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड दी स्टेजेस एंड हम आहिस्ते आहिस्ते करके इस प्रोसेस को समझते हैं. हमारे पास, कैन यू गाइस टेल मी ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज कितने कार्बन की शुगर होती है? वेरी गुड. सो ग्लूकोज इज ए 6 कार्बन शुगर. ठीक है, सो लेट्स से मैं ग्लूकोज को इस तरह से डिनोट करती हूँ. सो 1 2 3 4 5 6, दिस लेट्स से इज ग्लूकोज. इसके ये 6 कार्बन हैं. ठीक है. नाउ हमने कल डिस्कस किया था दैट ग्लूकोज इज एन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल. इसके इनके जो ग्लूकोज के अंदर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं दे आर एनर्जी रिच बॉन्ड्स. हाउएवर ग्लूकोज के अंदर हमारे पास जो एनर्जी है दैट इज नॉट readily accessible और इट इज नॉट इन द यूजेबल फॉर्म फॉर द सेल. सो हमें ग्लूकोज को तोड़ के इससे हमने क्या करना है, इससे हमने एनर्जी रिलीज करवानी है. ठीक है. अब एनर्जी किस तरह से रिलीज होती है? वो दो तरीकों से रिलीज होती है हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, और वो दोनों तरीके हम देखेंगे. The problem is actually, yeah, the problem is per se, glucose जो है, it is a very stable molecule. It is unreactive. ग्लूकोज एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है. इसके जो बॉन्ड्स हैं दे आर वेरी स्टेबल, दे आर वेरी सिक्योर. ये आराम से नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड्स आराम से नहीं टूटेंगे. सो वी नीड टू डू समथिंग टू दिस ग्लूकोज विच मेक्स इट अनस्टेबल. क्योंकि जब मॉलिक्यूल स्टेबल है तो उसको तोड़ना, उसको हाइड्रोलाइज करना आसान नहीं होता. सो एक स्टेबल मॉलिक्यूल को मुझे कुछ करके अनस्टेबल बनाना पड़ेगा so that I can easily break these bonds. Now, yesterday हमने कुछ bonds की बात की थी and we said that those bonds are not very strong bonds. Can you guys tell me which bonds were those? जिनको हमने कहा था कि easily टूट जाते हैं. Very good. The phosphate bonds. Right. सो हमारे पास जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, क्योंकि उसके अंदर इंटरनली नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, सो जो वो पूरा मॉलिक्यूल होता है ना वो अनस्टेबल होता है. अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी रिपल्जन एग्जिस्ट करती है, फोर्सेस ऑफ रिपल्जन एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इट बिकम्स वेरी इजी टू ब्रेक दैट मॉलिक्यूल. सो इफ आई एड phosphate groups to this glucose, my overall molecule would become unstable. That means it would be easier for me to break that molecule. So हम क्या करेंगे? We need to add phosphate groups. Can you guys suggest मेरे पास में अगर phosphate groups चाहिए तो phosphate groups मैं कहाँ से ले सकती हूँ? What thing in my cell can donate me phosphate groups? वेरी गुड. एटीपी. हमारे पास एटीपी के पास तीन फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं. सो एटीपी would come in and it would say कि okay, I would give my phosphate groups to, okay Musfira, I'll repeat the reason to add phosphate.
हमारे पास इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम यस्टरडेज क्लास वी डिस्कस्ड कि हमारे पास जो ग्लूकोज होती है या फॉर दैट मैटर कोई भी फूड मॉलिक्यूल होता है, कोई भी ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है, वो एनर्जी रिच होता है। उसके जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें एनर्जी लॉक्ड होती है। वो एनर्जी लॉक्ड है, मेरा सेल उस एनर्जी को एक्सेस नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता। मुझे उस फूड मॉलिक्यूल से, उस ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज करवानी है, राइट? अगर ग्लूकोज के बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी लॉक्ड है, तो उसके लिए मुझे ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं उन बॉन्ड से एनर्जी रिलीज करवा सकूं। डू यू अग्री? Perfect. So I need to break these bonds to release that energy which is stored inside them. However, the problem is that glucose is a very stable molecule. ग्लूकोज जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, ग्लूकोज की जिस तरह से बॉन्डिंग हुई हुई है, ग्लूकोज एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, जिसके लिए आई नीड टू मेक दैट मॉलिक्यूल अनस्टेबल। मुझे उसको अनस्टेबल बनाना है, रिएक्टिव बनाना। For that, I would be adding phosphate. Why would I be adding phosphate? In yesterday's class, we discussed this कि जो phosphate होता है, phosphate का जो molecule होता है, अगर आप एक phosphate को देखो यहाँ पर, can you see that it has negatively charged oxygens? Now, these negatively charged oxygens would repel each other because like charges क्या करते हैं? Like charges repel करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो अगर एक चीज है जिसमें ऑलरेडी फोर्सेस ऑफ रिपल्जन है, ऑलरेडी वो चाह रहा है कि वो दूर हो जाए, तो ऐसी चीज को तोड़ना आसान होगा, उसको ब्रेक करना आसान होगा। डू यू अग्री? So that is why I need to add phosphate groups to make my glucose unstable, to make it easy to break that glucose. सही है? So this is where we would be adding glucose. ठीक है? अब होगा क्या कि मैं चाहूंगी कि मेरा मॉलिक्यूल ना अच्छा प्रॉपरली हम इसको वीकन करें। फॉर दैट मैं ग्लूकोज दोनों एंड सॉरी मैं फॉस्फेट दोनों एंड्स पे ऐड कर दूंगी। वन फॉस्फेट हियर, वन फॉस्फेट हियर। सो एक एटीपी यहां पर डोनेट कर रहा होगा फॉस्फेट ग्रुप, और एक एटीपी यहां पर डोनेट कर रहा होगा फॉस्फेट ग्रुप। मुझे दो फॉस्फेट ऐड करने के लिए कितने एटीपीज रिक्वायर्ड थे? मुझे दो एटीपीज की कंट्रीब्यूशन डोनेशन रिक्वायर्ड थी टू फॉस्फोराइलेट माय ग्लूकोज मॉलिक्यूल। फॉस्फोराइलेशन क्या होती है? फॉस्फोराइलेशन इज बेसिकली एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ठीक है? यहां पर मैंने फॉस्फोराइलेशन की। अब होगा क्या कि फॉस्फोराइलेशन करने के बाद मेरे पास जो चीज रिजल्टेंट है, that is not glucose phosphate. Instead, it is known as fructose 1,6 bisphosphate. अब बहुत इजीली एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वी स्टार्टेड विद ग्लूकोज, ग्लूकोज एक अलग शुगर है, फ्रक्टोज एक अलग शुगर है, ग्लूकोज पे हमने दो फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड किए, समझ आता है। तो यहाँ पर तो ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनना चाहिए था, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट क्यों बन रहा है? एंड इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। नाउ टेल मी, glucose or fructose, are these both hexoses? Biological molecules, chapter number 2 AS. Fructose and glucose, are these hexoses? Do you all agree? Monosaccharides होती हैं। All hexoses या all monosaccharides have this formula C6H12O6. ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये हमारे तीन मोनोसेक्राइड्स होते हैं हेक्सोजेस में। इन तीनों के जो मोलेक्युलर फॉर्मूलाज हैं, द मोलेक्युलर फॉर्मूलाज ऑफ ऑल दीज थ्री शुगर्स इज C6H12O6। दैट मीन्स जितने एटम्स, जितने कार्बन, जितने हाइड्रोजन, जितने ऑक्सीजन ग्लूकोज में हैं, उतने ही फ्रक्टोज, उतने ही गैलेक्टोज में होती हैं। फर्क कहाँ पे आता है? आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स सबने पढ़ा हुआ है। आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर्स में हमारे पास मोलेक्युलर फॉर्मूला सेम होता है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स सेम है। हाउ दोज एटम्स आर अरेंज्ड, दैट इज डिफरेंट। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फर्क नंबर ऑफ एटम्स का नहीं है, उतने ही एटम्स हैं ग्लूकोज में भी, उतने ही एटम्स हैं फ्रक्टोज में भी। However, those atoms are arranged or organized differently. ग्लूकोज में जितने
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से अगर मैं उनको रीऑर्गेनाइज कर दूं, रीअरेंज कर दूं, तो मैं फ्रक्टोज बना सकती हूँ। एग्जैक्टली अनका द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट. सो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज डू नॉट हैव डिफरेंट मोलेकुलर फॉर्मूला, दे हैव द सेम मोलेकुलर फॉर्मूला. मैं अगर उनका स्ट्रक्चर चेंज कर दूंगी, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज कर दूंगी, उनकी असेंबलिंग चेंज कर दूंगी, सो मैं ग्लूकोज से फ्रक्टोज और फ्रक्टोज से ग्लूकोज जा सकती हूँ. नो, फ्रक्टोज इज नॉट पेंटोज. पेंटोज हमारे पास दो होती हैं, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज. फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल पेंटागन जैसा होता है, बट उसका जो फिफ्थ सिक्स्थ कार्बन होता है दैट इज आउटसाइड ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर. सो 5 कार्बन ऑफ द फ्रक्टोज आर इन द रिंग एंड द सिक्स कार्बन इज आउटसाइड ऑफ द रिंग. ठीक है आमेना? सो यस, पेंटोज जैसा स्ट्रक्चर जरूर होता है, बट इट इज नॉट अ पेंटोज. So this is basically phosphorylation. Phosphorylation में what is happening? We start with the glucose molecule. The glucose molecule is stable. We need to make it unstable. We need to weaken it. For that, we are adding phosphate. हम दो phosphate add कर रहे हैं दोनों ends पर. उसके लिए हम दो ATPs को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो दो ATPs अपना phosphate group donate कर सके. एंड हमारे पास दोनों एंड्स पर फॉस्फेट आ जाएगा. ग्लूकोज जो है वो अपने आप को आइसोमराइज कर लेगा, रीऑर्गेनाइज कर लेगा इन द शेप ऑफ फ्रक्टोज. सो फॉस्फोराइलेशन के स्टेज पर क्या हो रहा है? ग्लूकोज से वी आर गोइंग एंड फॉर्मिंग अ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बाय यूटिलाइजिंग 2 मोल्स ऑफ एटीपी. एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस? फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस क्लियर हो गया? परफेक्ट. अच्छा, नाउ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट हमारे पास, because we have weakened the overall structure, हमने दो phosphate groups को ऐड करके एक overall relatively unstable and weakened structure बना लिया, weakened molecule बना लिया, not structure, weakened molecule बना लिया. ये molecule easily split हो सकता है. So this molecule can split into half. तो मेरे पास अगर एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल हाफ में डिवाइड हो रहा है, तो मेरे पास रिजल्टेंट मॉलिक्यूल के पास कितने कार्बन एटम्स होंगे? कैन यू गाइस टेल? एग्जैक्टली exactly. मेरे पास अगर एक 6 कार्बन एटम स्प्लिट हो रहा है इनटू इक्वल हाफ्स, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल होगा दैट वुड हैव 3 कार्बन्स. ठीक है? ओके. सो मेरे पास जब मैंने स्प्लिट कर दिया, आई वुड हैव बेसिकली और ऑब्वियसली फॉस्फेट ग्रुप्स. ठीक है? ये हमारे पास क्या है? हमारे पास इनिशियली हेक्सोसिस थे. हेक्सोसिस से हम 3 कार्बन्स पे आ गए, तो ये ट्रायोज हो गया. और ये ऐसे ट्रायोजेस हैं जिनके साथ फॉस्फेट ग्रुप्स लगे हुए हैं, सो इनको हम क्या बुलाएंगे? ट्रायोज फॉस्फेट बुलाएंगे. ठीक है? यहाँ पर क्या हुआ है? स्प्लिटिंग हुई है. इस प्रोसेस को हम लिसिस कहते हैं. लिसिस का लिटरल मतलब होता है स्प्लिटिंग. ना, हमारे पास ये जो ट्रायोज फॉस्फेट है, मुझे एक और स्टेप करना पड़ेगा टू रीच टू द एंड ऑफ माय ग्लाइकोलिसिस. उसमें क्या होगा? दैट सबसे पहले तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप्स है ना, ये इराडिकेट होंगे, ये रिमूव होंगे. दीज वुड बी इराडिकेटेड, ये रिमूव होंगे. सो ये हमने रिमूव कर दिया. तो अब जो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन शुगर है, इसको हम क्या बुलाएंगे? ये हमारे पास पायरुवेट हो गया. क्वेश्चन ये अक्सर रेज होता है कि ट्रायोज फॉस्फेट भी 3 कार्बन शुगर है, पायरुवेट भी 3 कार्बन शुगर है, फर्क क्या है दोनों में? सो फर्क ये है कि ट्रायोज फॉस्फेट के पास फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, पायरुवेट के पास वो फॉस्फेट ग्रुप्स नहीं है. तो फिर वो फॉस्फेट ग्रुप्स कहाँ गए? वो फॉस्फेट ग्रुप्स चले गए हमारे पास एटीपी फॉर्मेशन में. इट्स लाइक इनिशियली जो हमने क्या कहते हैं, क्या किया था, हमने फॉस्फेट ग्रुप्स लिए थे एटीपी से. अब we're लाइक हमारा काम हो गया है, हम इनको वापस करना चाहते हैं. सो दीज फॉस्फेट ग्रुप्स आर गिवन टू एटीपी टू फॉर्म एटीपी. तो हमारे पास, यस, दिस इज द ओनली ग्लाइकोलिसिस यू नीड टू नो. आई नो इसको बहुत लंबा करके पढ़ाया जाता है, बट आपके सिलेबस एलोज में सिर्फ आपको ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट
उससे ट्रायोस फॉस्फेट और ट्रायोस फॉस्फेट से पायरुवेट जानना है. दैट्स ऑल यू नीड टू नो फॉर योर सिलेबस. सो ओके, ओवर हियर हमारे पास दिस फॉस्फेट गोज टू फॉर्म, एक ट्रायोस फॉस्फेट से हमारे पास 2 ATP मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं. इससे भी हमारे पास 2 ATP मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे. एंड हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन भी हो रही होती है स्टेप में. डिहाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है? ऑब्वियसली ट्रायोस फॉस्फेट इज डिफरेंट देन पायरुवेट. तो वो डिफरेंसेस क्या हैं? एक तो डिफरेंस ये है कि हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं वो रिमूव हो रहे हैं, वो एटीपी के पास जा रहे हैं. और दूसरा डिफरेंस ये है कि हमारे पास इस ट्रायोस फॉस्फेट से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है. सो हमारे पास हाइड्रोजन भी रिमूव हो रही होगी ना. हमारे पास जब डिहाइड्रोजनेशन होती है तो क्या बनता है? NAD प्लस बनता है या फिर NADH2 बनता है. Okay, Rama, my question was that when dehydrogenation takes place, NAD plus बनता है या NADH बनता है? So yes, as Ahmed and Amar mentioned, हमारे पास NADH या फिर reduced NAD बनता है. Okay, तो हमारे पास यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन भी होगी एंड हमारे पास एक NADH इधर बनेगा, एक NADH इधर बनेगा. ठीक है. सो अगर हम ओवरऑल इस रिएक्शन को देखें, सो हमारे पास ईच triose phosphate is producing 2 ATP. सो हमारे पास 4 ATPs बन रहे हैं. लेकिन अगर हम नेट ATP देखें, because 2 ATP were used in phosphorylation and 4 ATPs were produced. So हमारे पास जो नेट ATP प्रोडक्शन होती है that is 2 moles of ATP. And if we look at the number of NADH produced, तो हमारे पास total 2 NADH plus are produced. Okay, I'll explain. अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बिल्कुल रेज हो सकता है कि हमारे पास ट्रायोस फॉस्फेट के पास तो एक ही फॉस्फेट था, तो एक फॉस्फेट से तो हमारे पास एक एटीपी बनता है, राइट? इज दैट द क्वेश्चन हमारा, कि जब एक फॉस्फेट ग्रुप है तो 2 ATP कैसे बन रहा है ना. इस प्रोसेस में एक और प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है. हमारे पास बीच में एक और प्रोसेस हो रहा होता है जिसमें हमारे पास दिस मॉलिक्यूल बिकम्स अनदर मॉलिक्यूल. इस मॉलिक्यूल के एंड पर एक और फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उसको हम ग्लिसर एल्डिहाइड 1,3 बिसफॉस्फेट बुला रहे होते हैं. सो देयर इज वन स्टेप which happens over here which you guys don't need to know. आपको सिंपली ये पता होना क्या नहीं कि हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप दोनों पर ऐड होगा. इसी वजह से इवेंचुअली हर ट्रायोस फॉस्फेट से 2 ATP बनता है एंड नॉट वन. बट बिकॉज दैट प्रोसेस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, you just need to know that one triose phosphate makes 2 ATP and therefore if there are two triose phosphate हमारे पास overall 4 ATP बन रहे होंगे. ठीक है. वो process is not expected from you, that is why I'm not teaching. ऑलरेडी इतने सारे प्रोसेसेस हैं इस चैप्टर में. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हमारे पास इसेंशियली ट्रायोस फॉस्फेट में एक और स्टेप होगा जिसकी वजह से हमारे पास एक और मॉलिक्यूल बनेगा और उस मॉलिक्यूल वो 3 कार्बन शुगर में 2 फॉस्फेट ग्रुप्स होंगे एंड फिर वो स्प्लिटिंग हो सॉरी फिर हमारे पास वो 2 फॉस्फेट ग्रुप्स एटीपी प्रोडक्शन में यूटिलाइज होंगे. बट दैट प्रोसेस इज नॉट समथिंग यू नीड टू नो फॉर योर सिलेबस एंड दैट इज व्हाई आई एम स्किपिंग दैट. ठीक है. सो इसको अगर हम नीटली देखें, सो क्या हो रहा है? वी आर स्टार्टिंग विद, यस देयर आर टोटल 2 पायरुवेट्स मेड. हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था? वी आर स्टार्टिंग विद ग्लूकोज. ठीक है. ग्लूकोज को हमने किया फॉस्फोराइलेट. क्यों फॉस्फोराइलेट किया? बिकॉज ग्लूकोज इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, वी नीड टू मेक इट unstable so that we can break it apart. So we are phosphorylating it. This is where phosphorylation is occurring.
सो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस इज फॉस्फोराइलेशन विच इज द एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू आवर शुगर्स एंड हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना रहे हैं. नाउ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की स्प्लिटिंग हो रही है. दिस इज हाउ द मॉलिक्यूल इज बीइंग स्प्लिट. यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हमारा लिसिस हुआ. फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट स्प्लिट करके बनेगा ट्रायोज फॉस्फेट, 2 moles ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट. 2 moles ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट वुड फॉर्म पायरोवेट. पायरोवेट कैसे बनता है, पायरोवेट ऐसे बनता है कि हमारे पास जो ट्रायोस फॉस्फेट है उसके जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं दे आर रिमूव्ड एंड डोनेटेड टू एटीपी. ईच ट्रायोस फॉस्फेट मेक्स 2 ATPs. सो इन टोटल हमारे पास 4 ATPs बन रहे होंगे. एंड हमारे पास ट्रायोस फॉस्फेट जब पायरोवेट बना रही होती है तो हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन भी हो रही होती है. अच्छा, यहाँ पर आई हैव रिटन 2, यहाँ पर 2 नहीं होगा, होलिस्टिकली 2 बन रहा होता है. ठीक है. सो हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन भी हो रही होती है एट द एंड. सो दिस इज ग्लाइकोलिसिस फॉर यू गाइस. एवरीथिंग्स क्लियर? एनी क्वेश्चंस? ओके. हमारे पास ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है, ये प्रोसेस हो रहा होता है साइटोप्लाज्म में. बाकी के जितने 3 प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो हमारे पास हो रहे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में. सो द नेक्स्ट प्रोसेस is your link reaction. Yes, Anka, you can ask your question. Yeah, yeah, sure. You all are allowed to open your mic and ask questions. मैम आई नीड टू आस्क दैट स्टार्ट में हमने देखा था in phosphorylation that it had ATP converting to 2 ADPs, and in the dehydrogenation we had like 2 separate pairs of ADPs. So that one pair is coming from somewhere else, or is that also coming from the phosphorylation? Okay, so basically, हमारे पास ADPs, inorganic phosphate groups, and ATP, all these molecules are present within the cell. So we have these molecules, all these molecules are present inside the cells. ठीक है? So हमारे पास these ADP molecules, it's not important that this ADP is same as this ADP. ठीक है? So basically, this process and this process can also occur between different ADP molecules. So it is not necessary that this same ADP is being converted to ATP. It can be the same or it can also be the different one. ठीक है? All right, clear, ma'am. Thank you. No issues. Okay. Now, the next process is the link reaction. Link reaction occurs in the matrix of mitochondria. So at the end of glycolysis, we had made 2 moles of pyruvate. So ये हमारे पास हमारे end products हैं of glycolysis pyruvate. Now, pyruvate is actively transported into the matrix of mitochondria. Now, this information is not something very important. They have not yet asked this in any past paper, but ये क्वेश्चन आता है कि किस तरह से पायरोवेट एंटर करती है, किस प्रोसेस के थ्रू, डज इट डिफ्यूज, डज इट go through active transport or facilitated diffusion. So pyruvate basically enters matrix through active transport. Now, once this pyruvate enters the matrix of the mitochondria, link reaction has to take place. And link reaction is the easiest, simplest reaction of the entire process of respiration. What happens in link reaction is we had pyruvate. Now, pyruvate is a 3 carbon sugar. This 3 carbon sugar is converted into a 2 carbon sugar. Now, in बायोकेमिस्ट्री हमारे पास जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी 2 कार्बन ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स होते हैं, उनको हम बुलाते हैं एसिटेट्स या एसिटाइल ग्रुप. सॉरी, एसिटाइल ग्रुप. उनको हम कैटेगराइज करते हैं एज एसिटाइल ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करो इथेनोइक एसिड की, इथेनोइक एसिड इज अ 2 कार्बन एसिड. सो इथेनोइक एसिड का एक और जो ऑर्गेनिक नाम होता है दैट इज एसिटिक एसिड. सो एसिटिक
acetate आपको कहीं पर भी नजर आए, that means that this organic molecule has two carbons in it. So two carbon atoms वाले जितने भी organic compounds होते हैं, they belong to the acetyl group. So हमारे पास pyruvate was a 3 carbon sugar. We converted that pyruvate into a 2 carbon sugar. हमने उसको acetyl sugar बना दिया, 2 carbon sugar बना दिया. So essentially, we are subtracting 1 carbon atom. So definitely, decarboxylation has taken place, which means कि हमारे पास carbon dioxide remove हुई होगी, due to which we went from a 3 carbon molecule to a 2 carbon molecule. ठीक है? Decarboxylation के साथ साथ हमारे पास dehydrogenation भी हो रही होगी, in which NAD would be reduced to NADH. Okay, now this is for one single pyruvate molecule. If we have two pyruvate molecules, because at the end of glycolysis we were producing 2 moles of pyruvate, so हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को times 2 कर देंगे. So 2 moles of pyruvate are entering the link reaction, are entering the matrix to perform the link reaction. So if 2 pyruvates are entering the link reaction, that means we would have 2 moles of carbon dioxide being formed. We would have 2 moles of NADH being formed. We would have 2 acetyl molecules being formed. Now, हमारे पास the next reaction which has to take place after the link reaction is the Krebs cycle. Krebs cycle में हमारे पास this acetyl needs to participate. But there is a slight problem. The problem is that acetyl cannot directly enter the Krebs cycle. It needs someone to drop it off into the Krebs cycle. ये खुद अकेले नहीं जा सकता. It needs somebody to act as a facilitator, as a transport maybe. So for that, we combine this acetyl with the coenzyme A. So coenzyme A plus acetyl form acetyl CoA. And the sole reason of this combination or for this step to take place is for acetyl to be able to enter in the Krebs cycle. Because acetyl directly Krebs cycle में enter नहीं कर सकता. It needs the help of CoA for acetyl to reach the Krebs cycle. So we can call coenzyme A as an acetyl carrier. कि coenzyme A क्या participate करती है इस पूरे respiration के process में? Coenzyme A acts as a carrier of acetyl. ठीक है? Are we good on this? So if we look at the link reaction holistically, 2 moles of pyruvate produced at the end of glycolysis enter into the matrix of the mitochondria. The pyruvate molecules undergo decarboxylation to produce 2 carbon acetyls. In that process, dehydrogenation also takes place to produce 2 NADH. Because acetyl itself cannot participate or cannot enter the Krebs cycle directly, it needs to combine with coenzyme A. Coenzyme A is the carrier of acetyl. Once the coenzyme A and acetyl combine together, they form acetyl-CoA. And now this CoA enzyme joined with acetyl can carry this acetyl into the Krebs cycle. So it acts as a carrier. Is the link reaction clear? Can I proceed to the Krebs cycle?